आज हम चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हम फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व कर चुके थे। आज हम सेकंड पॉइंट से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो सेकंड पॉइंट दिया है वो हमें दिया हुआ है s माइनस टी। यहाँ पर s और t वेरिएबल है। जैसे कोई भी दो चर वाला रैखिक समीकरण x और y में होता था, अब यहाँ पर दो चर हैं s फॉर शिप और t फॉर टाइगर। s और t ये दोनों वेरिएबल है यानी कि चर हैं। तो पहला समीकरण दिया हुआ है कि s माइनस टी बराबर है 3 के। दूसरा समीकरण है s बटे में 3 प्लस t बटे में 2 बराबर है 6 के। तो हमें जो है इस क्वेश्चन को किस विधि से हल करना है? ये एक रैखिक समीकरण युग्म है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो जब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके और इजी बना लेते हैं। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन इजी दिख रहा होगा देखने में भी, s माइनस टी बराबर 3 है, ये तो इजी है, तो इसको तो हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सही है, इसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें सेकंड इक्वेशन को तो यहाँ पर ये अपॉन में बटे में लिया हुआ है, इसलिए इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमें 3 और 2 का पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। उसके बाद आप इस 6 को 3 से डिवाइड करिए तो 3 दूनी 6 आपको 2 मिलेगा। 2 की गुणा s में करिए तो ये बन जाएगा 2s, फिर प्लस का निशान बीच में है। 6 को 2 से डिवाइड करिए, 2 3 6 3 मिलेगा। 3 की गुणा t में करेंगे तो ये बन जाएगा 3t और बराबर आ जाएगा 6 के। अब आप इसके नीचे 1 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। 1 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो इससे हमें पूरा यही मिलेगा, क्योंकि ये 1 है, 1 से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2s प्लस का 3t और 6 की गुणा 6 में करेंगे तो ये 36 हो जाएगा। तो ये जो अब आपके सामने आया है ये आपका इक्वेशन है, जो कि हमने इसको जो है सिंप्लीफाई करके ये बना दिया है। ये इजी है, तो अब आप इसको सेकंड इक्वेशन मान सकते हैं। ये हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब हम यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकंड इक्वेशन ये है। हम इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और दोनों ही चर यानी कि s और t का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसको हल करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा आप जिस भी विधि का प्रयोग कर रहे हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक का नाम हम सबसे पहले, दोनों में से कोई एक इक्वेशन हम सबसे पहले लेते हैं, जो कि प्रतिस्थापन का नियम है। तो आप दोनों में से जो इजी हो वही इक्वेशन को लीजिएगा। जैसे कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी है, इसको लेना भी सही होगा। तो हम समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं, समीकरण 1 को हम लेते हैं। तो समीकरण 1 से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें दिया हुआ है s माइनस का t बराबर है 3 के, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से s का मान फाइंड करें तो s बराबर आएगा 3 और ये जो माइनस का t है वो इधर चला जाएगा, प्लस का t बन जाएगा, ठीक है।
एस का मान या टी का मान, दोनों में से वैसे तो किसी का भी फाइंड किया जा सकता है। मैंने एस का किया है, जो इजी लगे उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो माइनस टी इधर प्लस में आ गया है और इसको हम थर्ड इक्वेशन पहले ही मान लेते हैं, जो कि हमें आगे काम आएगा। अब हम जो s का मान आया है वो आया है 3 प्लस टी। इस s का मान जो 3 प्लस टी आया है उसको हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि s बराबर 3 प्लस टी समीकरण किस में रखना है? 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 1 लिया है तो 2 में ही रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में रखने पर, अगर हम समीकरण 2 लेते तो 1 में रखना पड़ता, ऐसा होता है, ये नियम है रखने पर। तो समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 2 ये है, यानी कि 2s प्लस का 3t बराबर है 36 के। तो s की जगह पर 3 प्लस टी लिखना है, तो s यहाँ पर है यानी कि 2, और इसकी s की जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे और s का मान रखेंगे 3 प्लस टी, ठीक है। और फिर प्लस का आगे जो 3t है वो लिखते हैं, बराबर आ जाएगा 36 के। अब हम 2 की गुणा पूरे ब्रैकेट में करते हैं, तो 2 तियां 6 प्लस में 2 की गुणा टी में करेंगे 2t, और प्लस का ये आ जाएगा 3t। मतलब कि 2 की गुणा जब पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो 2 तियां 6 और 2 की टी में करेंगे 2t, बीच में प्लस का निशान, और बाद में जो 3t है वो भी लिखा जाएगा, बराबर 36। तो अब हम ये 2t और 3t दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, और ये जो 6 है हमारा प्लस में है, इसको उठा के उधर ले जाएंगे माइनस में। तब ये क्या बनेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ स्पेस है इसलिए मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 यानी कि 5t ये हो जाएगा, 5t बराबर आ जाएगा हमारा 36, और जो यहाँ पर 6 है प्लस में उसको माइनस में ले जाइए, तो 36 में से 6 हटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 30, और ये रहेगा 5t। t का मान निकालेंगे जब हम, तो 5 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा, 5 6 30, यानी कि t जो है हमारा 6 मिलेगा। तो t का मान हमारा 6 निकल गया है। अब हम इस t का मान समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी रख के s का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि t का तो निकल चुका है। तो मैं जो है इस t का मान किस में रखूँ, समीकरण 3 में रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में बहुत इजी होता है इसलिए 3 में रखा जाता है। t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये रहा, क्या है ये, s बराबर 3 प्लस टी। इसका मतलब 3 प्लस टी का मान कितना, 6 है, तो यहाँ 6 लिखिए, तो 3 और 6 9, तो s का जो मान आएगा वो आएगा 9। तो आपने देखा कि यहाँ पर दोनों ही चर का मान निकल चुका है, t का मान भी निकल गया है और s का मान भी निकल गया है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः s का मान 9 आया हुआ है, कॉमा t का मान 6 आया हुआ है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है। इसमें हमें यही करना था। क्वेश्चन इजी है, लेकिन समझने के बाद यहाँ पर जानना समझना जरूरी है इस प्रतिस्थापन विधि को, तभी आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें दिया हुआ है, ये रहा हमारा थर्ड पॉइंट। क्वेश्चन देखते हैं। ये सेकंड पॉइंट था जो सॉल्व हुआ है, s माइनस टी बराबर 3,
और s/3 प्लस t/2 बराबर 6। ये तो सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं यहाँ थर्ड पॉइंट पे, जो कि लिखा है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको लिखते हैं पहले तो थर्ड पॉइंट में जो इक्वेशन है उनको लिखते हैं। तो हमें जो दिया हुआ है वो दिया है 3x माइनस का y बराबर है 3 के, और जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है वो है 9x माइनस का 3y बराबर आ जाएगा 9 के। तो ये हमें दोनों समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको ध्यान से देखें, ध्यान से हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना होता है, चीज़ों को समझना होता है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें या इसको अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अगर हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि जब आप यहाँ पर प्रयोग करने जाएंगे और आप लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो जब आप प्रतिस्थापन विधि द्वारा यहाँ पर नियम को प्रयोग करेंगे इन दोनों इक्वेशन को हल करने के लिए, तो पहला इक्वेशन यानी कि पहला समीकरण इजी है। तो हम पहला समीकरण लेते हैं समीकरण 1 से हम लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है हमारे पास 3x माइनस वाई बराबर 3। ये हमारा समीकरण 1 है। अगर हम यहाँ से किसी एक चर का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा, चाहे हम x का करें या y का करें, किसी एक का करना है। तो आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि हम उस चर को, मतलब क्वेश्चन को हमें इजी बनाना है, ना कि टफ बनाना है। तो y का मान ज्ञात करना हमारे लिए इजी होगा। तो y का मान अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो माइनस वाई है इधर इसको प्लस में ले जाइए। y माइनस में था, इधर प्लस में आ गया, और ये रहा 3x और ये प्लस 3 इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये जो आया है ये y का मान आया है, क्योंकि लिखा है ना y बराबर 3x माइनस 3। अगर आप इसको सीधा करके लिखेंगे तो y बराबर 3x माइनस 3 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा चर का मान आया है ये y का मान आया है 3x माइनस 3, और इसको आप थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अब आप इस इक्वेशन को क्या करेंगे, यानी कि जो y का मान है 3x माइनस 3, क्योंकि हमने समीकरण 1 लिया है तो 2 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे y बराबर 3x माइनस 3 समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 अगर आप ध्यान से देखें तो ये रहा समीकरण 2, यानी कि 9x माइनस का 3y बराबर 9, ठीक है। तो हमें ये y का मान रखना है, तो इसके अंदर नहीं रखा जाएगा। 9x तो आपका एज इट इज रहेगा माइनस 3, y आ गया तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए और y का मान रखिए कितना 3x माइनस का 3 और बराबर आ जाएगा 9 के। तो ये आएगा 9x माइनस 3 की उड़ा पूरे ब्रैकेट में करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 3 3 9x माइनस माइनस प्लस 3 की 3 में करेंगे 9 बराबर आ जाएगा 9 के। अब यहाँ पर प्लस का 9x और माइनस का 9x ये दोनों कट जाएगा और ये 9 बराबर 9 मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तो दोनों ही बराबर यहाँ पर आ गए हैं, मतलब कि चर खत्म हो गया, जो x था वो यहाँ पर खत्म हो गया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो जिसका मान हम ज्ञात करने जा रहे थे x का, वो चर ही खत्म हो गया है, मतलब हम किसका मान ज्ञात करें, कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर इसलिए ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ये दोनों ही समीकरण
एक ही हैं। अगर आप समीकरण 2 को 3 से भाग कर दें तो ये समीकरण 1 की तरह ही बन जाएगा। तो यहाँ पर आप x का कोई भी मान ज्ञात नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही समीकरण एक ही हैं और इस प्रकार के जो समीकरण होते हैं उनका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा पहला समीकरण है और ये दूसरा है। अगर हम समीकरण 2 को भाग कर दे 3 से तो ये समीकरण 1 बन जाएगा। चलिए करके देखते हैं। ऐसा करने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो है समीकरण 2 को 3 से दोनों तरफ भाग करने पर, ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ठीक है, समीकरण 2 को करना है। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, 9x माइनस का 3y बराबर 9, ये है। तो इसको भी हम 3 से भाग करेंगे, इसको भी 3 से भाग करेंगे और इसको भी 3 से भाग करेंगे। तो जब ये कटेगा तो ये बनेगा 3 3 9 यानी कि 3x माइनस 3 से 3 कटेगा ये y और यहाँ कटेगा तो 3। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये समीकरण 1 की तरह बन गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ही समीकरण एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। ये दोनों ही समीकरण एक हैं। तो इस प्रकार के जो रैखिक समीकरण होते हैं, युग्म में हों या जो भी हो, इनको हम बोलते हैं, ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं लेकिन ये दोनों एक ही हैं। इसलिए ऐसे समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो क्योंकि ये दोनों ही समीकरण एक ही हैं, अगर हम इस चीज को लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि चूंकि ये दोनों ही समीकरण एक ही हैं, अतः समीकरण 1 और 2 के अनंत हल होंगे। अतः इन दोनों समीकरण युग्म का अपरिमित, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। या तो आप ऐसे लिखिए कि चूंकि दोनों ही समीकरण एक ही हैं अतः इन दोनों समीकरण युग्म का परिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसकी जगह पर आप लिख सकते थे अनंत हल होंगे। क्या लिख सकते हैं, अगर आप ये लिख दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अनंत हल होंगे। तो ये भी लिखा जा सकता है क्योंकि इसका मतलब भी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर ये दोनों ही समीकरण एक ही हैं, क्योंकि हमने समीकरण 2 को जब 3 से भाग किया तो ये समीकरण 1 बन गया। तो इसका मतलब ये दोनों समीकरण एक ही हैं। तो इस प्रकार के जितने भी समीकरण होते हैं जिसमें दोनों समीकरण एक ही बन जाए, दोनों समीकरण एक जैसे ही हों, इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म का परिमित रूप से अनेक हल होता है, या आप कह सकते हैं कि अनंत हल होता है। तो वही आपको यहाँ पर बताना था। थोड़ा सा आपने इसको सिंप्लीफाई भी करके दिखा दिया। तो यहाँ पर चर ही विलुप्त हो गया तो x का कोई मान ही नहीं निकलेगा। तो जब x का मान नहीं निकलेगा तो y का भी नहीं निकलेगा। जब x नहीं निकलेगा तो y भी नहीं निकल सकता है। तो जब x और y किसी का मान नहीं निकल सकता है तो वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोनों ही समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनंत हल है।
इसलिए आप उस मान को ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे, बता देंगे, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं 4th पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट यहाँ पर हमें जो दिया है वो दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y बराबर दिया हुआ है 1.3। ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट को हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये एक डिजिट पे है, तो इसके बटे में हमें 10 लगाना पड़ेगा। यहाँ भी एक डिजिट पे है तो इसके नीचे भी 10 लगाना पड़ेगा। यहाँ भी एक डिजिट पे है तो इसके नीचे भी 10। केवल डिजिट को गिनना है, x को नहीं। x तो यहाँ पर चर है, y यहाँ पर चर है। केवल अंकों को गिनिए कि 0.2 है, एक डिजिट पे है तो 10, 2 डिजिट होता है तो हम 100 लिखते हैं, 3 डिजिट होता है तो 1000 लिखते हैं। तो इसलिए मैंने सबके बटे में लगा दिया है ये। अगर आप इसको थोड़ा सा काटें तो 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो ये मिलेगा। तो ये बन जाएगा, ऊपर तो 1 है तो आप इसको x बटे नीचे कितना है 5 लिख सकते हैं। फिर प्लस, अब पॉइंट खत्म हो चुका है, ये है हमारा 3y और नीचे कितना है ये 10 बराबर पॉइंट खत्म हो चुका है तो ये आप लिखेंगे 13 बटे में 10। अब हम ऐसे बना चुके हैं समीकरण को, तो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम लेते हैं ताकि ये और इजी हो जाए। तो जब आप इसको इजी करेंगे, एलसीएम लेके और सिंप्लीफाई करेंगे, तो 5 और 10 का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब आप 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा एलसीएम, ठीक है। आपको एलसीएम कितना मिल जाएगा 10। तो अब आप क्या करेंगे, अगर मैं एलसीएम आपको लेके भी दिखा दूं, चलिए एलसीएम लेके दिखा देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 5 से काटेंगे और 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे आप, तो 5 दूनी 10 एलसीएम आ गया। तो 10 को 5 से भाग करिए तो 5 दूनी 10 2 मिलेगा। 2 की गुणा x में करते हैं तो 2x प्लस 10 को 10 से भाग करिए 1 मिलेगा। 1 की गुणा 3y में करते हैं तो ये 3y मिलेगा, बराबर आ जाएगा 13 बटे में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10 की गुणा हमें इस पूरे में करना है, तो ये बनेगा 10 ब्रैकेट में 2x प्लस का 3y। मतलब मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा और 10 को बाहर। 13 की गुणा 10 में करेंगे तो ये बन जाएगा 10 गुणा 13, तो ये 2x प्लस का 3y बराबर 10 गुणा 13। 10 यहाँ गुणा में है, बटे में जाएगा इसके, क्योंकि 10 यहाँ गुणा में था बटे में आ गया, तो 10 से 10 यहाँ पर कट जाएगा। तो ये बनेगा 2x प्लस का 3y बराबर आ जाएगा 13। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है जो कि हमने इसको सिंप्लीफाई करके ये बनाया है। ये सॉल्व करना हमारे लिए इजी है, इसमें थोड़ा सा कठिनाई होती, लेकिन ये हमारे लिए इजी है तो मैंने इजी मेथड से इसको बताया है। तो अब हमारा जो सेकंड दिया है इक्वेशन उसको लेते हैं, उसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि वो भी जो है हमें पॉइंट में ही दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर और लिखेंगे और फिर सेकंड इक्वेशन लिखिए। यहाँ जो सेकंड इक्वेशन दिया है वो दिया हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर दिया हुआ है 2.3। ये है हमारे पास, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो हमें पॉइंट हटाना पड़ेगा। पॉइंट हटाते हैं तो इसके नीचे भी 10 आएगा, पॉइंट खत्म। पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 10, पॉइंट हटाएंगे तो इसके नीचे भी 10 आ जाएगा। तो ये कटेगा 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, इतना ही कट पाएगा ये। तो ऊपर मिलेगा हमें 2 और ये x भी है साथ में, नीचे मिलेगा 5, ठीक है। प्लस
यहाँ पर इसको काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये बन जाएगा 1 की y में करेंगे तो 1y, यानी कि ये y ही रहेगा, 1 लिखा नहीं जाता है। और नीचे कितना है 2, और बराबर आ जाएगा हमारा 23 और नीचे 10। ठीक है, तो अब अगर आप एलसीएम ले, यहाँ पर 5 और 2 का एलसीएम लेते हैं तो 5 और 2 का एलसीएम आपको 10 मिलेगा। आप लेके समझ देख लीजिएगा जैसे मैंने यहाँ लेके दिखाया था। तो 5 और 2 का जो एलसीएम है वो 10 आया। ठीक है, अब यहाँ पर 10 को 5 से भाग करिए तो 5 दूनी 10, 2 मिलेगा, 2 की गुणा 2x में करिए तो ये 4x बन जाएगा। प्लस 10 को फिर 2 से भाग करिए, 2 पंचे 10, 5 आया, 5 की गुणा y में करिए तो 5y बराबर आ जाएगा 23 बटे में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसकी गुणा इसमें, इसकी इसमें, तो इसकी इसमें करेंगे तो 10 ब्रैकेट में लिखा जाएगा 4x प्लस का 5y। 10 की गुणा 23 में करते हैं तो 10 गुणा 23। ठीक है, तो ये रहा 4x प्लस का 5y बराबर 10 गुणा 23। 10 यहाँ पर गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो हमारा सेकंड इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पर 4x प्लस का 5y बराबर 23। चलिए इसको लिखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन हमें मिला यहाँ पर 4x प्लस का 5y बराबर 23। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हमें मिल गया है। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। अब हम दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं कि आप इसको कैसे करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम पहले किसी एक समीकरण को लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 ये वाला है, तो ये है हमारे पास 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण 1 है। किसी एक चर का मान निकालते हैं। 2x बराबर 13, x का मान मैं निकाल रहा हूँ, तो 3y प्लस में है तो माइनस में जाएगा 3y, और जब x का मान मिलेगा तो ये मिलेगा 13 माइनस का 3y, और ये जो यहाँ पर 2 गुणा में है वो इसके बटे में चला जाएगा। तो ये हमारा समीकरण 3 आया है। समीकरण 3 तो है ये हमारा, ठीक है, समीकरण 3 है ये, और ये x का मान है। तो इसको हम किस में, समीकरण 1 लिया गया है तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो x बराबर हमें रखना पड़ेगा 13 माइनस 3y बटे में 2। किस में रखना है, समीकरण 2 में, क्योंकि हमने समीकरण 1 लिया है तो समीकरण 2 में रखने पर इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, ये रहा समीकरण 2, यानी कि 4x प्लस का 5y बराबर है 23 के। ठीक है, x का मान लिख रहे हैं तो 4 गुणा का निशान, और ये जो x है इसकी जगह हम इसको लिखेंगे, यानी कि 13 माइनस का 3y बटे में 2। ठीक है, और फिर प्लस का 5y बराबर आ जाएगा 23 के। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, देख लगा लेते हैं। अब 4 की गुणा हम पूरे ब्रैकेट में करते हैं। तो पहले तो हम इस 1 की गुणा 2 में कर लेते हैं, तो 1 की 2 में करेंगे 2 मिलेगा। 4 की गुणा 13 में करते हैं तो 13 चौक कितना हो जाएगा, 13 चौक 52 हो जाएगा। तो वैसे करेंगे, हाँ ठीक है। तो 13 चौक 52, 4 3 12, 2 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी कि 13 चौक 52 हो गया। ठीक है, माइनस 4 की गुणा 3y में करिए तो 4 3 12y हो जाएगा ये। ठीक है, और फिर प्लस का ये हो जाएगा 5y और बराबर आ जाएगा ये 23 के। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर एलसीएम लीजिए। तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो आपको 2 मिलेगा। 2 को 2 से भाग करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 1 की गुणा आप इस पूरे में करेंगे, पूरे में, तो ये मिलेगा 52 माइनस का 12y, क्योंकि 1 से करना था तो 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसके अंदर। प्लस का निशान, 2 को पहले 1 से भाग करिए तो 2 ही मिलेगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा फर्क मतलब 1।
तो इस प्रकार से आप 2 को आप 1 से भाग करेंगे 2 मिलेगा, 2 की गुणा 5y में करिए तो ये बन जाएगा 10y बराबर में 23। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 52 और माइनस का 12y प्लस का 10y, माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान, 12y में से 10y घटाइए तो ये मिलेगा 2y और बटे में रहेगा 2 और बराबर आएगा 23 के। अब आप इसके नीचे एक लगा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 1 की गुणा जब इसमें करेंगे तो इसमें आपका पूरा यही मिलेगा, क्योंकि ये 1 है तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 52 माइनस का 2y और फिर 2 की गुणा 23 में करेंगे आप तो ये सीधा मैं कर दे रहा हूँ, 23 दूनी कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 46 हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2y बराबर 46, 52 यानी 52 प्लस में है तो यहाँ जाएगा माइनस में 52 और इसको आप घटा देंगे तो 52 में से 46 को घटाते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का निशान मिलेगा पहले, तो 52 में से 46 को घटा देते हैं तो हमें मिल जाएगा 6 मिल जाएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जब y का मान आप निकालेंगे तो 2 इसके बटे में चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा y का मान जो मिलेगा, चलिए मैं यहीं पर ही निकाल देता हूँ y का मान। तो जब आप y का मान निकालेंगे तो 6, 2 यहाँ गुणा में है तो बटे में चला जाएगा 6 के नीचे, तो 2 3 6, तो y का मान जो आया है वो आया है हमारा 3। अब इस y का मान आप समीकरण 1, 2 या 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल देता हूँ। कितना रखना है y का मान? y का मान हमें 3 रखना है, तो y का मान 3 रखेंगे हम। तो y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखना है तो समीकरण 3 दिया है x बराबर कितना है ये 13 माइनस 3y बटे में 2, यानी कि 13 माइनस 3y बटे में 2, यही है 13 माइनस 3y बटे में 2। तो बराबर 13 माइनस 3, इनके बीच में गुणा का निशान, और y है ये, तो y की जगह पर कितना आएगा, y की जगह पर आप 3 लिखेंगे, बटे में 2 लिखा जाएगा। तो x बराबर ये रहा 13 माइनस 3 3 हो जाएगा 9 और बटे में 2। तो 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 13 में से 9 घटाइए 9 4 13 यानी कि 4 बटे में 2, तो 2 से इसको काट दिया जाएगा यानी कि 2 मिलेगा। तो x का मान 2 आया है और y का मान कितना आया है, y का मान 3 आया है, क्योंकि आपने y का मान यहाँ 3 लिखा है। तो y का मान 3 आया और x का मान 2 आया है। तो इस प्रकार से आप इस समीकरण को हल करेंगे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लंबा है, ये देखने में लंबा लगेगा क्योंकि ये पॉइंट में था, उस पॉइंट को हटाना हमारे लिए ज़रूरी था। अगर हम उस पॉइंट को नहीं हटाते तो इसको सॉल्व करने में हमें प्रॉब्लम आती, इसलिए उस पॉइंट को हमने हटाया है और इस प्रकार से ये सॉल्व किया गया है। आपको x और y का मान मिला है, x बराबर 2 है और y का मान 3 है। इसी प्रकार से इसको हमें सॉल्व करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट लेते हैं। 5th पॉइंट में हमें दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0, ये हो गया। और फिर है ये रूट का 3x माइनस का √8y बराबर 0। हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x और y का मान बताना है कि x का मान कितना है और फिर y का मान कितना है। तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और इसे
सेकंड इक्वेशन लेंगे। अब दोनों में से किसी एक को लेके हम आगे बढ़ेंगे। मैं प्रतिस्थापन विधि बार बार नहीं लिखूंगा, आप उसको लिख लीजिएगा। मैं सीधा इसको हल करने जा रहा हूँ। तो जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हम किसी एक समीकरण को लेके आगे बढ़ेंगे। आप जो भी इक्वेशन चाहें ले सकते हैं। मैं यहाँ पर समीकरण 1 को ले रहा हूँ। समीकरण 1 से समीकरण 1 लेना है। तो समीकरण 1 ये है, यानी कि ये है हमारा √2x प्लस का √3y बराबर है ये 0 के। इनके बीच में भी गुणा का निशान है। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिएगा, गुणा का निशान इनके बीच में भी है। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर पहले हम किसी एक का मान ज्ञात करेंगे, x का या y का। किसी एक का करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसका करना चाहते हैं। तो चलिए, मैं जो है √3y है ये, तो ये जो √2x यहाँ प्लस में है, इसको उठा के अगर मैं इधर ले जाऊंगा तो माइनस में चला जाएगा √2x, इस प्रकार से। और जैसे ही मैं y का मान निकालूंगा तो माइनस का √2x, ये यहाँ गुणा में है जैसे कि मैंने अभी ऊपर समझाया आपको, तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा। ये जो बट्टे में आया है ये y का मान आया है। कितना आया है y का मान? y का मान आया है -√2x बट्टे में √3। ये y का मान है। इसको आप समीकरण 3 मानेंगे। और इस y का मान, क्योंकि समीकरण 1 लिया गया है तो 2 में रखना है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा y बराबर -√2x बटे में 3, ये बटे में √3, क्योंकि ऊपर है माइनस का √2x, नीचे है √3। हमें इसको रखना है समीकरण किसमें? समीकरण 2 में रखना है। नीचे भी है ये √3, इसलिए यहाँ पर √3 लिखा जाएगा। समीकरण, क्योंकि ये हमारा y का मान आया है तो समीकरण 1 लेने पर आया था, तो समीकरण 2 में रखा जाएगा। तो ये जो y का मान आया है इसको समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे पास ये है, जो कि है यहाँ पर √3x माइनस √8y बराबर 0। ये है हमारे पास। अब हम y का मान रखेंगे। y का मान ये रहा, क्योंकि इसके बीच में गुणा का निशान, ब्रैकेट लगा लेंगे हम, तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ये रहा √3x और माइनस √8, फिर गुणा का निशान, या आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये y का मान ये यहाँ है y, तो y की जगह पर लिखा जाएगा ब्रैकेट में -√2x और बटे में है, कितना है ये बटे में √3, तो √3 ब्रैकेट बराबर आ जाएगा ये 0 के। ठीक है, अब ये रहा √3x, इसके नीचे 1 लगाइए और आप मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, √8 की गुणा √2 में करिए तो ये हो जाएगा √8 दूनी 16 और x भी है साथ में। और अब नीचे आइए, 1 की गुणा √3 में करेंगे तो √3 बराबर रहेगा ये 0 के। ठीक है, तो अब ये रहा आपका √3x और प्लस ये जो 16 का गुणनखंड अगर आप कर दें तो 4 गुणा 4 और गुणा में ये आपका x तो बाहर, गुणा में मल्टीप्लाई में ये है ही, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, और इसके नीचे क्या है? √3 है और बराबर 0। तो आप जानते हैं √3x प्लस जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो 4 और साथ में ये गुणा में x इसके साथ है ही, गुणा में x चलता रहेगा ये, और बटे में आप आएंगे तो आपको √3 मिलेगा बटे में और बराबर हो जाएगा ये 0 के। ठीक है, ये आपके सामने है। अब हमें x का मान निकालना है। हम जो भी करें लेकिन x का मान हमें निकालना पड़ेगा। तो इस x का मान निकालने के लिए अब हम क्या करें? अब हम x का मान निकालने के लिए एक काम करते हैं,
ये जो √3 है इसको उधर भेज देते हैं, तो ये 4 की गुणा x में करेंगे तो ये 4x रहेगा बटे में √3 बराबर, ये √3 प्लस में है तो यहाँ पर आप इसको माइनस में इस प्रकार से भेज सकते हैं। भाई प्लस में था तो माइनस में चला गया। अब इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो इसकी इसमें गुणा करेंगे तो ये बनेगा आपका 4x, ठीक है, क्योंकि 1 से गुणा कर रहे हैं। इसकी इसमें करते हैं तो माइनस का निशान है तो माइनस का तो रहेगा निशान, √3 के √3 में करेंगे तो √9 आएगा, साथ में x भी रहेगा, तो 4x बराबर माइनस का निशान रहेगा ये, ठीक है। तो ये जो 9 है, 9 का गुणनखंड आप जानते हैं कि 9 का 3 बाहर आ जाएगा। अगर आप 9 का करेंगे या आप ऐसे करिए कि 9 का गुणनखंड 3 गुणा 3 और साथ में x तो ये है ही, तो माइनस 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया और ये x रहा और ये आपका 4x, ठीक है। आपके सामने है सारी चीजें। अब आप क्या करेंगे, अब आप 4x, ये -3x इधर माइनस में थे, ये 4x था, -3x इधर माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा हमारा 3x और यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। भाई जब ये उधर से उठ के यहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो 0, 4 और 3 7x बराबर 0। तो x का मान जब आप निकालेंगे तो 7 यहाँ गुणा में है तो इसके बटे में चला जाएगा, ये 7 जो गुणा में है वो बटे में चला जाएगा। अब आप अगर 0 को 7 से भाग करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि x का मान 0 आया है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है ये, मतलब कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है। तो x का मान 0 आ गया। अब इस x का मान 0 आप समीकरण 1 में, 2 में या किसी 3 में, किसी में भी रख के y का मान निकाल लीजिएगा। तो मैं इसको यहीं पर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है। तो x बराबर 0 आया है, इसको मैं जो है समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास क्या है, समीकरण 3 ये रहा, y बराबर -√2x बटे में √3, तो y बराबर -√2 इंटू, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा, इंटू रहेगा, x की जगह पर 0 बटे में √3, तो y बराबर माइनस और ये प्लस, और वैसे भी माइनस का निशान चलिए लगा लेते हैं। तो √2 की मल्टीप्लाई जब आप 0 में करेंगे तो 0 तो सभी को 0 बना देता है, 0 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। नीचे आया √3, तो y ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आप 0 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आपको 0 ही मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि x का जो मान है वो 0 है और y का भी मान 0 है। यही दोनों ही इसके आंसर है और इसी प्रकार से इसका आंसर आपको सॉल्व करना है और इसको हल करके निकालना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे और समझने के बाद जो है आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आसान तो ये बहुत है, लेकिन अगर आपके समझ में ये आ जाए तो बहुत ईजी है इसको करना, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। अब हम आते हैं इसके अंदर 5th के बाद 6th पॉइंट पे आते हैं। तो जो हमारा 6th पॉइंट है अब हम उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे हमें क्या दिया हुआ है। 6th पॉइंट में हमें दिया हुआ है, पहला इक्वेशन जो है वो है 3x बटे में 2 माइनस 5y बटे में 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है, ये है हमारे पास। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो हमें इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 और 3 का एलसीएम लीजिए, 2 3 6 मिलेगा आपको। इस 6 को इस 2 से भाग करिए
तो 2 3 6 3 मिलेगा। 3 की गुणा 3x में करिए तो ये मिलेगा 9x माइनस इस 6 को फिर इस 3 से भाग करिए तो 3 दूनी 6 2 मिलेगा। 2 की गुणा 5y में करेंगे तो ये बन जाएगा 10y बराबर आ जाएगा माइनस का 2। अब आप इसके नीचे 1 लगाइए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 की गुणा इसमें करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 9x माइनस का 10y मिलेगा आपको, क्योंकि ये 1 है, 1 से क्या फर्क पड़ता है। तो 6 की गुणा -2 में करते हैं तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि ये प्लस और ये माइनस में है तो माइनस का बन जाएगा ये 12। तो ये तो किसी संख्या से कट नहीं रहा है तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रहेगा। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे सकते हैं। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पर। सेकंड इक्वेशन हमें जो दिया हुआ है वो आप यहाँ क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा जो हमें दिया है, यही है। इसी पॉइंट को हम हल करने जा रहे हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम इसका सेकंड लेते हैं। सेकंड है x/3 प्लस y/2 बराबर है ये 13/6 के। ठीक है, आप एलसीएम लीजिए तो 3 और 2 का एलसीएम 6 मिलेगा आपको। अब आप इस 6 को इस 3 से भाग करिए तो 3 दूनी 6 2 मिलेगा। 2 की गुणा x में करेंगे तो 2x प्लस 6 को 2 से भाग करिए 2 3 6 3 मिलेगा। 3 की y में करेंगे तो 3y और बराबर आ जाएगा आपका 13/6 के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 की गुणा हमें पूरे ब्रैकेट में करना है तो 6 ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 2x प्लस का 3y। गुणा का मतलब ऐसे उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है कि इसको ब्रैकेट में इसको बाहर। इन दोनों की करेंगे तो 6 गुणा 13, तो ये रहा 2x प्लस का 3y बराबर 6 गुणा में 13, और ये जो 6 यहाँ गुणा में है वो इसके बटे में जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा तो ये रहा 2x प्लस का 3y बराबर आपको मिलेगा 13। तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा सेकंड इक्वेशन, आपके सामने है ये। तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो हमें प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। किसी एक समीकरण को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पहला समीकरण ले रहा हूँ समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, यानी कि 9x माइनस का 10y बराबर है माइनस का 12। ठीक है, अब 9x बराबर माइनस का 12 और ये जो माइनस का 10y है यहाँ पर तो माइनस में है तो इसको आप उठा के इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा 10y। ठीक है, माइनस में था प्लस में आ गया। जब आप x का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा -12 प्लस का 10y और 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो इसके बटे में जाएगा। ठीक है, तो ये आप x का मान, क्योंकि हमने समीकरण 1 लिया है तो हमें 2 में रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं यहाँ पर x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y बटे में 9। इसको हम रखेंगे समीकरण किस में रखेंगे, इसको हम रखेंगे समीकरण 1 लिया गया है तो 2 में रखना पड़ेगा। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रखना है तो समीकरण 2 हमारे पास ये है तो रखते हैं। चलिए 2x प्लस का 3y बराबर 13, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, तो x का मान रखना है ये, क्योंकि ये x है तो x का मान रखेंगे तो 2 गुणा ब्रैकेट में x का मान जो है आप ये पूरा रखिए, यानी कि -12 प्लस का 10y और बटे में 9। ठीक है, और ये रहा हमारा प्लस का 3y बराबर रहा ये 13 के। तो इसके नीचे 1 लगा के हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं
1 की गुणा 9 में करेंगे तो ये रहा 9, प्लस माइनस माइनस 2 की गुणा 12 में करेंगे तो 12 दूनी हो जाएगा 24, प्लस ये और प्लस ये यानी कि प्लस रहेगा। 2 की 10 में करेंगे तो 2 दाम 20 यानी कि 20y, और प्लस का फिर ये 3y, और इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाएंगे और बराबर लिखेंगे 13 के। और अब हम यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं इन दोनों के नीचे, तो 9 और 1 का एलसीएम 9 आएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है इसलिए। तो 9 को जब आप इसको 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा। 1 की गुणा जब आप इस पूरे में करेंगे तो आपको यही मिलेगा, क्योंकि 1 से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस अब आप 9 को 1 से डिवाइड करिए तो आपको 9 ही मिलेगा। 9 की गुणा 3y में करिए तो 9 तियां हो जाएगा 27, तो ये रहा 27y और बराबर आ जाएगा हमारा 13 के। तो माइनस का 24, 20y और ये 27y, ये आपस में दोनों ही प्लस हो जाएंगे, तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो प्लस का कितना हो जाएगा, ये 20 और 20 40, और ये हो जाएगा 47y, और नीचे है 9 बराबर में है ये 13 के। इसके नीचे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 की गुणा जब इस पूरे में करेंगे तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 से करना है। तो 24 प्लस का 47y। अब इन दोनों की गुणा करना है हमें, तो 13 की गुणा 9 में कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा ये, तो 9 तियां हो जाएगा 27 और 2 बचेगा, 9 एकम 9 2 11, यानी कि 13 निम्मा हो जाएगा 117। तो ये रहा 47y बराबर आ जाएगा 117 के। ये माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस में। अब आप दोनों को जोड़िए तो 7 और 4 हो जाएगा 11, हासिल 1 बचेगा, 2 और 1 3 और 1 हासिल 4 और ये 1, और ये रहा 47y। तो y बराबर 141, और ये यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 47 इसके पॉन में चला जाएगा। तो क्या ये 47 से कट जाएगा, ये हमें यहाँ पर समझना है। तो हम पहले ये चेक करें कि क्या 47 के पहाड़े में ये आता है। अगर हम 3 बार ले जाएं तो 3 से 21 और 2 बचेगा, 3 चौक 12 और 2 14, हाँ आता है। तो 47 को अगर हम 3 टाइम्स ले जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो y का मान कितना मिल गया, 3। तो ये जो y का मान 3 आया है, अब आप इसको समीकरण 1 2 या 3 किसी में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो x का मान आया था इसको हमें समीकरण 3 मानना था। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 3, क्योंकि पहले हमने माना नहीं था। अब मान लिया समीकरण 3 है ये, तो y का मान 3 निकल चुका है। समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल देते हैं। तो y बराबर 3, y बराबर कितना है ये, y बराबर 3। समीकरण हमें रखना है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 ये रहा। तो हम लिखेंगे x बराबर माइनस का 12 प्लस का 10y, माइनस का 12 प्लस का 10y, और बटे में है इसके 9, तो बटे में 9 ही रहेगा ये। तो बराबर -12 प्लस 10, यहाँ गुणा का निशान लगाएंगे आप, और y का मान रखेंगे 3 बटे में 9। तो x बराबर ये रहा माइनस का 12 प्लस 10 तियां हो जाएगा 30 बटे में 9। तो प्लस का ज़्यादा है और 30 में से 12 हमें घटाना पड़ेगा, तो 18 मिलेगा बटे में 9, 9 एकम 9 दूनी 18। तो x का मान आया यहाँ पर 2 और y का मान आया 3। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है, फिर से x का मान 2 और y का मान 3 आया है। और इससे पहले वाले समीकरण में वो तो 0 0, तो ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो इसका आंसर आया है, x का मान आया है 2 और y का मान आया है 3। तो इस प्रकार से ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6th पॉइंट था वो भी सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से करना था। क्वेश्चन बहुत इजी था ये, मैंने तो इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ये जो है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, इसको हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो पहले तो हमें इन दोनों समीकरणों को हल करना है प्रतिस्थापन विधि से, उसके बाद हम m का मान निकालेंगे यहाँ से। तो चलिए ये भी इजी है, इसको भी कर लेते हैं। हमें यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में वो इस प्रकार से दिया हुआ है 2x प्लस का 3y बराबर है 11 के, ठीक है। और जो दूसरा दिया है वो दिया है 2x माइनस का 4y, ये दिया है माइनस 24 के बराबर। इसको आप मानेंगे समीकरण 1, इसको आप मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1, समीकरण 2। जब आप इसको हल करने जाएंगे तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा समीकरण पहले लेना चाहते हैं। तो कौन सा लेना चाहते हैं आप पहले, कोई भी लीजिए, जो इजी लगे उसी को लीजिए। तो जब आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने जाएंगे तो चलिए मैं यहाँ पर समीकरण 1 को यह समीकरण 1 से लिखते हैं ना, समीकरण 1 से समीकरण 1 लेते हैं हम। तो समीकरण 1 हम ले रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 का मतलब इसी को लेना है, यानी कि 2x प्लस का 3y बराबर 11, ये है, ठीक है। अब यहाँ पर हम x या y किसी एक का मान ज्ञात करेंगे। चलिए y का कर लेते हैं। तो 3y बराबर 11, ये प्लस का है तो माइनस का 2x, और जब आप y का मान निकालेंगे तो 11 माइनस 2x, और ये जो गुणा में है वो इसके बटे में चला जाएगा, ठीक है। अब जब आप y का मान हमारे पास आ गया है और ये समीकरण, इसको हम 3 भी मानेंगे, ठीक है। तो इस y का मान, क्योंकि समीकरण 1 लिया गया है तो 2 में रखना है। तो y बराबर 11 माइनस का 2x बटे में 3, इसको हम समीकरण किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में हमें रखना है। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, समीकरण 2 हमारे पास ये है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का ये 24, ठीक है। अब यहाँ पर हमें y का मान रखना है क्योंकि हमारे पास y का मान है। तो ये रहा हमारा 2x माइनस 4, यहाँ गुणा का निशान लगा के आप ब्रैकेट लगा सकते हैं, और ये y का मान रखना है। तो y का मान 11 माइनस का 2x बटे में 3, ये है, और बराबर का माइनस का 24, ये है। तो ये 2x और इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाएंगे हम, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का और ये प्लस का, ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस 11 चौक हो जाएगा 44, माइनस और ये माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, ये 4 दूनी हो जाएगा 8x, 3 की उड़ाई में करेंगे 3, बराबर आएगा माइनस का 24। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लगाएंगे हम, और फिर आप 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 3 मिलेगा अब ये, और 3 को जब आप इस 1 से भाग करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। 3 की उड़ा 2x में करिए यानी कि 6x, ठीक है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इसको माइनस में ही लिखना पड़ेगा हमें। 3 की उड़ा 3 में अगर हम 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। 1 की उड़ा जब आप इस पूरे में करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका एज इट इज रहेगा माइनस का 44 और ये प्लस का 8x बराबर माइनस का 24, ठीक है। तो 8x ये और 6x ये हो जाएगा 8 6 14x ये, और माइनस का 44 और बटे में 3 और बराबर आ जाएगा माइनस का 24। इसके नीचे 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे।
एक की गुणा इसमें करेंगे तो ये रहा 14x माइनस का 44 और ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में है तो माइनस में ही लिखा जाएगा और 24 की गुणा हमें 3 में करना पड़ेगा। तो जब 24 की गुणा 3 में करेंगे तो हमें मिलेगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 यानी कि 72 मिलेगा। तो ये 14x बराबर आ जाएगा माइनस का 72 और ये माइनस का 44 इधर हमें प्लस में ले जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस में तो उधर प्लस में गया ये। तो माइनस का ज्यादा है, निशान तो माइनस का लिखा जाएगा। 72 में से 44 को हम माइनस करेंगे, तो जब हम 72 में से 44 को माइनस करेंगे तो 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 4 12, 6 में से 4 घटाएंगे 2 यानी कि 28 मिलेगा, तो जो कि माइनस का ज्यादा है तो माइनस का 28 लिखा जाएगा ये। और ये रहा 14x, x का मान जब हम लिखेंगे तो -28 और ये यहाँ गुणा में है तो इसके बटे में जाएगा। 14 दूनी 28 यानी कि x का जो मान है, माइनस का निशान भी है तो माइनस का 2 हमें लिखना पड़ेगा। तो आप अगर इसको ध्यान से देखें तो x का मान माइनस का 2 आया है, माइनस में आया है तो माइनस में लिखा जाएगा क्योंकि ये निशान है यहाँ पर साथ में। तो अब x का मान ये जो माइनस का 2 आया है इसको आप किसी भी समीकरण में रख के y का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर -2 हम जो है समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारे पास समीकरण 3 ये रहा जो कि y बराबर 11 माइनस का 2x बटे में 3 है। तो 11 माइनस 2 गुणा x का मान जो रखा जाएगा वो माइनस का 2 रखा जाएगा और बटे में मिलेगा 3। तो अब अगर इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा y बराबर 11 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बटे में आएगा 3 बराबर 11 और 4 हो जाएगा 15 बटे में 3 से आप 15 को काटेंगे 5। तो इसका मतलब x का मान तो -2 है लेकिन y का जो मान आया है वो कितना आया है, वो 5 आया है। तो यहाँ पर एक बार मैं रीचेक कर ले, हाँ यहाँ पर x का मान माइनस का 2 है और y का मान 5 है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सही है, हमने इस दोनों ही समीकरण को हल किया है और हल करने के बाद यहाँ पर x का मान हमें -2 मिला है और y का मान हमें 5 मिला है जो कि आपके सामने है। ठीक है, ये दोनों ही मान x और y का। अब उसने जो m का मान पूछा था हम उसको भी ज्ञात कर लेते हैं। तो कह रहा था कि m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए हमें दिया था उसने y बराबर mx प्लस का 3, ये हमें दिया है, ये चीज हमें दिया है और m का मान बताना है। तो इसके अंदर आप x का मान रखिए -2 जो आया है, y का मान 5 आया है रखने पर। x का मान -2 आया था, अगर आप ध्यान से देखें x का मान -2 है और y का मान 5 आया है। इसको मैंने यहाँ दिखाया नहीं, आप दिखा भी दीजिएगा कि x का मान तो -2 है और y का मान जो है वो 5 है, अतः करके आप लिख दीजिएगा कि अतः x बराबर -2 है और y बराबर 5 है। नीचे लिखना है, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको समझ लीजिएगा। तो ये जो x का मान और y का मान है उसको मैं इसके अंदर रख दे रहा हूँ, m का मान निकल जाएगा। तो y की जगह पर 5 लिखा जाएगा बराबर m गुणा x की जगह पर -2 लिखा जाएगा और प्लस का 3। तो 5 बराबर प्लस का ये माइनस के तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, m की गुणा 2 में करेंगे तो 2m और ये रहेगा प्लस का 3। ठीक है, तो ये 5, 3 यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 2m। 5 में से 3 घटाना पड़ेगा, प्लस का ज़्यादा है तो 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 2m आएगा और जब आप m का मान निकालेंगे तो 2 और यहाँ जो है ये गुणा में है तो इसके बटे में ले जाना पड़ेगा। 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, 1 मिलेगा
लेकिन माइनस का निशान भी है नीचे, चाहे नीचे हो या ऊपर हो वो तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो m का जो मान आएगा वो हमारा कितना मिलेगा, m बराबर -1। तो इस प्रकार से हमें इसको सॉल्व करना था और हल करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसी प्रकार से करना है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस हमें समझना है चीजों को। एक बार अगर प्रतिस्थापन विधि समझ आ जाती है तो आप उसको अभ्यास करिएगा और अपने आप ऑटोमेटिक क्वेश्चन समझ आते चले जाएंगे। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ये हमें कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले तो आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हमें उसे हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसमें 6 पॉइंट हैं टोटल और हम एक एक करके सभी को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे, क्योंकि हमारा चर कितने होंगे, 2 चर होंगे। 2 चर का हमें प्रयोग करना है और x और y का मान ज्ञात करेंगे, वो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। तो दोनों ही संख्याओं, पहली संख्या को x मानेंगे और दूसरी संख्या को y मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पॉइंट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट, जब आप इसको हल करेंगे, माना दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो माना पहली संख्या बराबर x मान लिया और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, आपके सामने है, ये पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। ठीक है, ये स्पेस बचा हुआ है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर दूंगा। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है पहली संख्या x है, दूसरी y है। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब आप समझते हैं, मैं बता देता हूं। अंतर का मतलब होता है माइनस का निशान, यानी कि जो माइनस का निशान है उसी को अंतर बोला जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी कि दोनों को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे प्रश्नानुसार आप लिखेंगे यहाँ पर कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दोनों का अंतर निकालिए, यानी कि x माइनस वाई बराबर कर दीजिए 26 की। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने तैयार हो गया है। फिर दूसरी कंडीशन को समझिए। कह रहा है कि एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। उसके कहने का मतलब है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है। अब आप लिखिए, और पहली जो संख्या है वो बराबर है दूसरी की 3 गुनी, यानी कि 3 गुणा दूसरी संख्या। क्योंकि बोला है कि पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि 3 गुना कर दिया। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या तो x है, पहली संख्या की जगह x लिखिए बराबर 3 गुणा दूसरी संख्या की जगह पर y लिखिए। तो ये बन जाएगा x बराबर 3y, ये बन जाएगा। तो यही आपका दूसरा समीकरण है। इसको उठा के इधर लाएंगे तो x प्लस में है तो माइनस में आएगा, बराबर हो जाएगा 0 के, और ये समीकरण 2।
समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है, दोनों को हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। मैं किसी एक समीकरण को लेके हल करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट पॉइंट यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पॉइंट में दूसरा समीकरण लेना आसान रहेगा। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y बराबर 0 है। तो x बराबर देख लीजिए -3y, इधर प्लस में चला जाएगा 3y। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर x का मान मिल गया 3y, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। ठीक है, x का मान 3y आप क्योंकि समीकरण 2 लिया गया है, समीकरण 2 लिया है तो हमें इसका मान समीकरण किस में रखना पड़ेगा, समीकरण 1 में रखना पड़ेगा। तो x बराबर 3y समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखना है तो समीकरण 1 ये रहा, यानी कि x माइनस वाई बराबर 26 और x का मान हमें रखना है, कितना रखना है, 3y। तो x की जगह पर 3y और फिर ये माइनस का y बराबर 26। 3y में से यहाँ पर कुछ नहीं, एक y, तो घटाएंगे तो 2y बराबर 26। y का मान जब आप निकालेंगे तो 26, 2 यहाँ गुणा में है, बटे में 2 आएगा, तो 2 एकम 2, इसको काटेंगे 13। तो y का जो मान आया है वो आया है, कितना आया है y का मान, y का मान 13 आ गया है। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 3 में रख के x का मान निकाल देते हैं। तो y बराबर 13 समीकरण 1 में समीकरण 3 में रखना है, यानी कि इसके अंदर रखना है। समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 ये रहा, क्या है ये x बराबर 3y है। तो 3 गुणा y का मान 13 है, तो 13 3 हो जाएगा 39। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान 39 आया है और y का मान आया है 13। तो अतः आप कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है, पहली संख्या को x माना गया है, तो x का मान कितना है, 39 है, और दूसरी संख्या बराबर उसको y माना गया है और y का मान कितना है, y का मान 13 है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 फाइंड कर लिया है। सब कुछ आपके सामने है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इजी बहुत है समझने के बाद। ठीक है, चलिए इसका हम सेकंड पॉइंट भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संपूरक कोण, इसमें सेकंड पॉइंट में कहा गया है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है ये कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संपूरक कोण किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए, यानी कि पता होना चाहिए कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो चलिए पहले मैं संपूरक कोण को आपको समझा दूं, फिर हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखिए संपूरक कोण का मतलब क्या होता है। संपूरक कोण, संपूरक कोण का मतलब बताइए आप मुझे। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं दो कोण को जोड़ूं, यानी कि 90 और 90 को जोड़ूं, तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। 90 और 90 को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 180। तो यही हमारा, ये दोनों ही संपूरक कोण हैं। मतलब यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है जोड़ने पर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही 90-90 के हों, कम ज्यादा हो सकता है,
कम ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए पहला कोण 150 है, दूसरा 30 है, तब भी आपको 180 ही मिलने वाला है। ठीक है, पहला कोण अगर 120 है तो दूसरा 60 हो सकता है, तब भी आपको 180 मिलेगा। पहला कोण 100 है, दूसरा अगर 80 है, तब भी आपको 180 मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों भी 180 बना रहे हैं, ये दोनों भी 180 बना रहे हैं, ये भी 180 बना रहे हैं, ये भी 180 बना रहे हैं। तो कहने का मतलब संपूरक कोण आप उसे बोलेंगे कि जब दो कोणों को जोड़ा जाए और उनका योग कितना बनना चाहिए, 180, तो उसे हम संपूरक कोण बोलते हैं। समझ आ गया? तो यही चीज यहाँ पर आपको समझना था कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसे हम बोलेंगे संपूरक कोण। परिभाषित करना है तो आप लिख लीजिएगा कि यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि माना क्योंकि दो कोण हैं, माना पहला कोण बराबर x हो जाएगा, x डिग्री का हो जाएगा, और दूसरा कोण कितना हो जाएगा, y डिग्री का हो जाएगा दूसरा कोण, क्योंकि इसी प्रकार से हमें इसको करना है। तो पहला कोण x डिग्री का है और दूसरा y डिग्री का है। ठीक है, प्रश्नानुसार अगर हम इसको देखें, प्रश्नानुसार तो अगर ये दोनों ही संपूरक कोण हैं, क्वेश्चन में कहा गया है इस बात को कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, सिर्फ इसने ये बोला है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि संपूरक कोण 180 डिग्री के होते हैं। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। यही हमारा पहला समीकरण है कि अगर ये दोनों संपूरक कोण हैं तो जोड़ने पर हमें 180 मिलेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये कंडीशन नहीं दिया था। ये तो हमें दिमाग में हमें ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का जो योग होता है, जिसमें दो कोण होते हैं और उनका योग 180 डिग्री होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ये कहा गया है। तो अगर आप दूसरा समीकरण बनाने जाएंगे तो वो तो हमें दिया हुआ है कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण ठीक है, बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो छोटा कोण प्लस 18। ठीक है, तो अब दोनों में से बड़ा छोटा किसे माना जाए, लॉजिक ये आपको समझना है कि दोनों में से हम किसे बड़ा माने किसको छोटा माने, क्योंकि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक बोल दिया है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट में, यहाँ ये जो x है वो बड़ा है y से, यानी कि मैंने x को बड़ा माना है और y को छोटा माना है। ठीक है, x जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है, y छोटा है, यानी कि x बड़ा है और y छोटा है। तो x बड़ा है तो बड़ा कोण की जगह मैं x लिखूंगा, और y छोटा है तो y की जगह में छोटा कोण यहाँ पर y है, तो प्लस 18। तो यही हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 ये रहा और ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो x ये प्लस में इधर माइनस में आएगा और यहाँ पर 18, और यही आपका समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो किसी समीकरण को लेके सॉल्व कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 जो है ये रहा, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है ये। तो जब x का मान निकालेंगे तो 180 डिग्री
y प्लस में है तो यहाँ पर y माइनस में जाएगा, तो x का मान आ गया है। तो ये आपका समीकरण 3 भी है एक हिसाब से। तो आप x का मान आप समीकरण 1 लिया गया है तो 2 में रखना है। चलिए रख देते हैं। x बराबर कितना है ये 180 माइनस वाई, 180 माइनस वाई, क्योंकि हमने समीकरण यहाँ पर 1 लिया है। समीकरण कौन सा लिया गया है, समीकरण 1 लिया है तो 2 में रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है। समीकरण 2 देखते हैं क्या है, x माइनस वाई बराबर 18 है ये, तो लिखते हैं कि x माइनस वाई जो है वो बराबर है 18 के, और x की जगह पर हमें लिखना है 180 माइनस का y और फिर माइनस वाई बराबर 18। x की जगह यानी किसकी जगह पर ये आया और फिर ये माइनस वाई अलग से है। तो 18 180 प्लस में है तो माइनस में जाएगा, माइनस का 1y और माइनस का 1y दोनों ही माइनस के इसलिए जुड़ेंगे तो माइनस का ये 2y बनेगा। तो अब आप इसको घटाएंगे तो 180 में से 18 घटाइए, तो जब आप 180 में से 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 घटाएंगे 2, 7 में से घटाएंगे 6, 162। माइनस का ज़्यादा है तो माइनस का 162 और माइनस का 2x, तो माइनस से माइनस कटेगा, ये y है तो हमें यहाँ y लिखना है। तो जब y का मान निकालेंगे तो 162, 2 यहाँ गुणा में बटे में जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो y हमारा यहाँ पर 81 डिग्री निकल गया। इस y का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान जो 81 आया है उसको आप समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखना है, तो समीकरण 3 हमने इसको माना है x बराबर 180 माइनस वाई, तो x बराबर 180 माइनस वाई इसको माना है समीकरण 3, ठीक है। तो x बराबर 180 माइनस वाई की जगह पर 81, घटाते हैं 180 में से 81, तो अगर इसको घटाया जाए तो कितना मिलेगा, अगर हम 180 में से 81 को घटा दें, 10 में से घटाएंगे 9, 17 में से 8 घटाएंगे 9, 8 17, कितना मिलेगा, x का मान मिलेगा हमें कितना 99, ठीक है, क्योंकि घटाने पर 99 आ रहा है। तो ये रहा x का मान 99 और y का मान ये रहा। तो अतः आप लिख सकते हैं, अतः जो हमारा कोण है, पहला कोण, x बड़ा है ना, x बड़ा दिखाया, y छोटा दिखाया है, चलिए ऐसे लिख देते हैं, अतः बड़ा जो कोण है, बड़ा कोण यहाँ पर, बड़ा कोण x था और x का मान 99 है, और छोटा कोण क्या था, छोटा जो कोण है वो छोटा कोण y है यानी कि 81, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, बड़ा कोण 99 डिग्री है और छोटा कोण 81 डिग्री है। दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें 180 ही मिलेगा। आप इसको जोड़ के भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़े कोण को x माना गया और छोटे कोण को y माना गया है। तो बड़ा कोण 99 है और छोटा कोण 81 डिग्री है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पॉइंट को भी सॉल्व कर दिया है। अब इसमें केवल 4 पॉइंट और बचा है, जिसको मैं अगले वीडियो में सॉल्व करूँगा। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आता है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस अपलोड करते रहें। अगली वीडियो में हम फिर से जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।